कहते हैं घर की दीवारें ईंट और सीमेंट से बनती हैं, लेकिन घर का माहौल लोगों की आदतों से बनता है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत करती है और कुछ आदतें ऐसी होती है जो हर दिन रिश्तों में थोड़ी थोड़ी दरार डालती रहती है। साधना जी की भी एक ऐसी ही आदत थी। उसे अपने घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात का हिसाब चाहिए होता है। कौन कब आया, कौन कब गया, किसने क्या खरीदा, किसने क्या खाया, किसने कितना खर्चा किया, उन्हें सब जानना होता था। शुरू शुरू में सबको लगता था कि वो घर की जिम्मेदार महिला है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत पूरे घर के लिए परेशानी बनने लगी थी। नीचे किराने की दुकान थी और ऊपर था साधना जी का घर। पूरे मोहल्ले में लोग बनवारी जी की दुकान से सामान खरीदते थे, लेकिन दुकान का सबसे नियमित ग्राहक कोई और नहीं बल्कि खुद साधना जी थी। बनवारी जी, जरा इधर आइए। जी भाभी जी। आज मेरी बहू क्या क्या लेकर गई दुकान से? मतलब? अरे कौन सा सामान? कौन सा सामान? अरे वही जो सुबह लेने आई थी। भाभी जी, एक साबुन लिया था और एक शैम्पू। शैम्पू? जी। पिछले महीने तो शैम्पू लिया था उसने। वो सब मुझे नहीं पता भाभी जी। और क्या क्या लिया? कुछ बिस्किट भी लिए थे। बिस्कुट भी? इसीलिए कहती हूँ सारा दिन जबान चलती रहती है इसकी। जी जी। बनवारी जी दुकान संभालते कम और साधना जी के सवालों के जवाब ज्यादा देते थे। कई बार तो उन्हें खुद याद नहीं रहता था कि प्रीति ने क्या खरीदा था, लेकिन साधना को तो भाई हर चीज का पूरा ब्यौरा चाहिए होता था। अच्छा सुनो, तुम शैम्पू लेकर क्यों आई हो? जी, पिछले महीने लिया था ना। अरे खत्म हो गया था माँ जी, इसीलिए नया लेना पड़ा। इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया भाई? अब इस महीने ज्यादा बार सर धोया था तो खत्म हो गया। और बिस्किट किसके लिए लिए? मेरा मन था खाने का तो ले आई। हर चीज का मन होने लगे तो घर कैसे चलेगा बहू? सिर्फ घर में खर्च करना ही नहीं होता, बचाना भी सीखो। प्रीति चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जवाब दिया तो बात और बढ़ जाएगी। लेकिन उसकी सास की आदत उसे बहुत बुरी लगती थी कि उन्हें हर चीज का हिसाब रखने की आदत थी, और सब पूछताछ करने के बाद भी उनका मन भरता ही नहीं था। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों? कुछ नहीं। फिर भी लगता है कोई बात है। अरे तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चला कि मैंने शैम्पू और बिस्किट खरीदे? नीचे बनवारी चाचा ने बता दिया होगा। लेकिन उन्हें जानना ही क्यों है? माँ का स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव अलग बात है प्रेम, लेकिन हर चीज का हिसाब रखना अलग बात है। मैं बात करूंगा उनसे, तुम परेशान मत हो। रहने दो, फिर कहेंगी मैं ही उनके बेटे के कान भर रही हूँ। ये पहली बार नहीं था, बल्कि शादी के बाद से ही प्रीति हर दिन ऐसी छोटी छोटी बातों का सामना कर रही थी। लेकिन हर बार कभी सास का स्वभाव समझकर तो कभी घर की सुख शांति के बारे में सोचकर चुप रह जाती थी। बहू, ये नया दुपट्टा कब लिया? वो पिछले हफ्ते ही ले आई थी माँ जी। अच्छा है ना? हाँ, लग तो अच्छा ही रहा है। कितने का लिया? मम्मी जी वो मैं पूछ रही हूँ कितने का लिया बहू? 800 रुपए का। 800 रुपए का दुपट्टा लेने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? घर में बाकी दुपट्टे कम पड़ गए थे क्या? मुझे बहुत पसंद आ गया था। ये क्या जवाब होता है हर बार? पसंद तो मुझे ताजमहल भी है, तो क्या मैं वो भी खरीद लूं? साधना के कड़वे शब्द किसी के मन को भी दुख दे सकते थे, लेकिन प्रीति फिर भी हर बार चुप रहती थी, ये सोचकर कि शायद जवाब नहीं देने से रिश्ते बने रहे तो ज्यादा अच्छा है। बनवारी जी, आज मेरी बहू दुकान पर आई थी? जी आई थी। क्या लेकर गई यहाँ से? चाय पत्ती और नमकीन। नमकीन? जी। किसके लिए? भाभी जी, ये मैं कैसे बताऊं किसके लिए लेकर गई यहाँ से। अच्छा, कोई आया था क्या उसके साथ? हाँ, शायद उसकी सहेली आई थी। कितनी देर बैठी थी? अरे भाभी जी, मुझे नहीं पता। अब बात सिर्फ सामान तक नहीं रही थी। साधना को ये भी जानना था प्रीति के पास कौन आता है, वो किससे मिलती है और किससे बात करती है। उधर प्रीति को लगने लगा था कि वो घर में नहीं, किसी निगरानी वाले कमरे में रह रही है। शाम को भाभी अब नाराज लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कनक। मैं भी इसी घर में रहती हूँ, समझ जाती हूँ आप कब नाराज हैं कब खुश हैं। बताइए ना क्या बात है। कनक, ये मम्मी जी हमेशा से ऐसी ही थी क्या? हाँ भाभी, पहले मेरे ऊपर नजर रखती थी, आपके आने के बाद आप उनका टारगेट बन गई हैं। और बाकी सब लोग चुप कैसे रहते? क्योंकि जो जवाब देता है उससे और ज्यादा सवाल पूछे जाते।
दोनों हंसने लगी। कुछ आदतें ऐसी होती है जिन्हें करने वाला सामान्य समझता है, लेकिन सहने वाले के लिए वही आदत सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। प्रेम, जरा इधर आओ। जी माँ। तुम्हारी पत्नी आज फिर दुकान से नमकीन लेकर आई थी? हाँ तो मतलब? हाँ, नमकीन ही तो लिया है। आप तो ऐसे कह रही है जैसे सोना खरीद कर लेकर आई हो कहीं से। आज नमकीन लिया है, कल कुछ और ले आएगी। माँ, वो घर की बहू है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकती। मैं सिर्फ घर का हिसाब रख रही हूँ। हिसाब रखना और हर समय निगरानी रखना दोनों अलग बातें हैं माँ। अच्छा, अब मैं गलत हो गई। मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ बस। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप गलत है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं माँ। बेटा, शादी के बाद बदल जाते हैं, सही कहा है किसी ने। माँ, बात को दूसरी तरफ मत ले जाइए प्लीज। प्रेम वहां से उठकर चला गया, लेकिन उसके मन में पहली बार ये बात बैठ गई थी कि अब स्थिति सामान्य नहीं रही। उसकी पत्नी परेशान थी, उसकी माँ बदलने को तैयार नहीं थी और घर का माहौल दिन भर भारी होता जा रहा था। उधर साधना को लग रहा था कि वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन कई बार इंसान को अपनी आदतें सही लगती है और वही आदतें धीरे धीरे उसके सबसे अपने रिश्तों को कमजोर कर रही होती है। एक दिन दोपहर का समय था। प्रीति की कॉलेज की सहेली उससे मिलने घर आई हुई थी। यार प्रीति, शादी की बातें तो बिल्कुल बदल गई है। पहले तो फोन पर घंटों बातें करती थी और अब तो बड़ी मुश्किल से बात हो पाती है। क्या करूं, यहाँ थोड़ा माहौल अलग है। अच्छा, लेकिन तेरे ससुराल वाले तो अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। बस क्या? छोड़ना, रहने दे। प्रीति बात बदल गई क्योंकि वो अपने घर की बातें किसी बाहरी इंसान के सामने नहीं करना चाहती थी। लेकिन नीचे दुकान पर खड़ी साधना की नजर ऊपर सीढ़ियों पर जरूर थी। कुछ देर बाद साधना अपने स्वभाव से वशीभूत होकर बनवारी के यहाँ जांच पड़ताल करने चली आई। बनवारी जी, वो लड़की कौन थी जो अभी अभी हमारे घर गई है? कौन सी लड़की भाभी जी? अरे वही नीले सूट वाली जो पिछले 1 घंटे से ऊपर बैठी हुई है। शायद बहू की कोई सहेली होगी। कब आई थी? लगभग 1 घंटे पहले। अच्छा, और कुछ लेकर तो नहीं गई दुकान से? भाभी जी, मैं दुकान संभालूं या लोगों का आना जाना नोट करूं? अरे पूछने में क्या बुराई है, घर की बहू है हमारी। भाभी जी, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, हमें दूसरा काम भी रहता है। बनवारी जी अब समझ चुके थे कि साधना की ये आदत सामान्य नहीं रही है, लेकिन वो भी पड़ोसी थे, ज्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। टालने की कोशिश करते तब भी साधना कुछ न कुछ करके उनसे बात निकलवा ही लेती। बहू, आज तुम्हारी सहेली आई थी ना? जी मम्मी जी। कितने सालों से जानती हो उसे? कॉलेज से जानते हैं हम एक दूसरे को मम्मी जी। और इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी भाई तुम दोनों के बीच? बस ऐसे ही पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। मुझे तो लगता है तुमने जरूर हमारी शिकायत की होगी। कहा होगा ससुराल ऐसा है वैसा है, तभी तो उसका भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आजकल की बहुएं यही तो करती है, मायके वालों और सहेलियों के सामने ससुराल की बातें लेकर बैठ जाती हैं। मम्मी जी, अगर मुझे शिकायत करनी होती तो मैं कब की कर चुकी होती, लेकिन मैंने आज तक किसी के सामने इस घर के बारे में एक गलत शब्द नहीं कहा। अच्छा, फिर इतनी देर तक बातें किस बात की हो रही थी? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि आज जवाब देने का मतलब होगा एक नई बहस की शुरुआत। लेकिन उसका मन जानता था कि अब रोज रोज की जांच पड़ताल से उसका मन ऊब सा गया था। प्रेम, अब मैं सच में थक चुकी हूँ। क्या हुआ? आज फिर कुछ हुआ है क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, कोई ऐसी इंसान हूँ जिस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। फिर से मम्मी ने कुछ कहा क्या? सिर्फ कहा नहीं है, अब तो मुझे लगता है वो मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करती रहती है, वो भी एक एक सेकंड की। क्या हुआ आज? मेरी सहेली आई थी। उसके जाने के 10 मिनट बाद मम्मी जी पूछने लगी वो कौन थी, क्यों आई थी, क्या बातें हुई, कितनी देर बैठी थी। प्रेम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर मैं कौन सा अपराध कर रही हूँ। पता नहीं माँ को क्या हो जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं कल बात करूंगा माँ से। तुम पिछले 6 महीने से यही कह रहे हो प्रेम, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई भी असर हो रहा है। इस बार प्रीति की आवाज में शिकायत कम और थकान ज्यादा थी। वो लड़ना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन शायद साधना के रहते उसे ये करना भी मुश्किल लग रहा था। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। माँ, आपको नहीं लगता आप प्रीति के जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगी हैं? मतलब ये कि उसे क्या खाना है, क्या खरीदना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, हर बात का हिसाब क्यों चाहिए आपको? क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे सब कुछ जानने का अधिकार है।
अधिकार और दखलंदाजी में बहुत फर्क होता है माँ। वाह, अब बेटा मुझे समझाएगा कि घर कैसे चलाना है। जी, प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है साधना जी। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी की जिंदगी में कंट्रोल करने का हक मिल जाता है। मैं आपको घर चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रीति भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी पसंद नापसंद और अपनी निजी जिंदगी है। निजी जिंदगी? शादी के बाद बहुओं की कोई निजी जिंदगी नहीं होती, उनका परिवार ही उनकी जिंदगी होता है। यही सोच तो गलत है माँ। आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि प्रीति क्या महसूस करती है। और तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कितना सोचती हूँ इस घर के लिए। देखो, मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि हर इंसान को थोड़ा भरोसा और थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए। अच्छा, यानी अब मैं अपनी बहू पर भरोसा नहीं करती। माँ अगर भरोसा करती तो रोज बनवारी चाचा से जाकर ये नहीं पूछती प्रीति ने क्या खरीदा, कौन आया कौन गया। बाहर के लोगों से घर की बहू की निजी जिंदगी की जांच पड़ताल करना कहाँ की समझदारी है साधना जी। अब आप इनका ही साथ दीजिए, और अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लगती है तो एक काम करना, अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जा। घर में सन्नाटा छा गया। साधना जी, ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। माँ, क्या आपको सच में लगता है कि समस्या मैं और प्रीति है? मुझे तो यही लगता है। अगर इस घर में शांति बनाए रखने का एक ही तरीका है कि हम अलग रहने लगे तो मैं वही करूंगा। प्रेम, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं प्रीति, अब बहुत हो चुका। ये सुनकर साधना जी को भी एक पल के लिए झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी जिद साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद प्रेम ने अपने माता पिता से कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने कोई लड़ाई नहीं की, उसने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की, पर बस उसने घर से कुछ गलियों दूर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। लेकिन जिस दिन वो सामान लेकर जा रहा था, उस दिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। पापा, आप चिंता मत करिए, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा। मम्मी जी, अगर कभी मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। साधना अभी भी खुद को सही मान रही थी। उन्हें लग रहा था कि बेटा बहू के कहने में आकर उनसे दूर हो रहा है, लेकिन उन्हें कभी ये समझ में नहीं आया कि कुछ रिश्ते एक ही दिन में नहीं टूटते, वो रोज रोज की छोटी छोटी तकलीफों से धीरे धीरे कमजोर होते हैं। प्रेम और प्रीति को अलग घर लिए हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। वो कोई दूसरे शहर नहीं गए थे, बस कुछ गलियों की दूरी पर रहने लगे थे। प्रेम आज भी अपने माता पिता का सम्मान करता था, उनके हालचाल पूछता था, जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंच जाता था। लेकिन जो बात पहले थी वो अब नहीं थी। पहले वो बिना वजह भी माँ के पास बैठ जाया करता था, और अब सिर्फ जरूरत होने पर ही आता था। और यही बात धीरे धीरे साधना को अंदर से परेशान करने लगी थी। देख रहे हैं आप, पहले मेरा बेटा दिन में 4-4 बार मेरे पास आकर बैठता था, अब हफ्ते में 1-2 बार दिखाई देता है। बेटा तुमसे दूर नहीं हुआ, तुमने खुद उसे दूर कर दिया। मैंने? हाँ, तुम बहू का हर समय हिसाब रखती रही, उसने क्या खरीदा, क्या खाया, किससे बात की, कौन उससे मिलने आया। तुमने बहू को बहू कम और कैदी ज्यादा समझा। अरे मैं तो घर की चिंता करती थी। चिंता और निगरानी में फर्क होता है। जिस दिन तुम्हें ये फर्क समझ में आ जाता, उस दिन ये घर नहीं टूटता। श्रीवास्तव जी की बात सुनकर पहली बार साधना चुप हो गई, क्योंकि आज जो घर पहले हंसी से भरा रहता था, वहां अब अजीब सा सन्नाटा रहने लगा था। साधना जी के पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी समझदार बहू, लेकिन उसकी एक आदत ने उसके घर को बर्बाद कर दिया। बनवारी जी जरा देखिए साधना बहन, अब आपकी बहू हमसे कुछ लेती ही नहीं, वो दूसरी गली के मिश्रा किरियाने वाले से सब कुछ लेती है, इसलिए हमें कछु नहीं पता। अब तो किरियाने वाले भी साधना से डरने लगे। इतनी बार ये बनवारी से अपनी बहू के बारे में पूछने आती है, अब देखो ना बेटा, ना रहा अपना, ना रही बहू, अकेली भटकती रहती है साधना बेचारी। मेरी बहू तो कह रही थी आप साधना आंटी से दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो आप भी मेरे खाने पीने की बातें किसी तीसरे किरियाने वाले से पूछने लगे। हाँ भाई, चलो चलो, अब आपको जो पूछना हो दूसरी गली में जाकर पूछे, जाइए, हमें बहुत काम है। उस दिन साधना सिर्फ चीनी लेने आई थी, लेकिन उसकी हरकतों ने उसे पूरे मोहल्ले में और किरियाने की दुकान पर भी शायद बेइज्जत कर दिया था। कभी कभी घर के बड़े ही खुद की आदतों की वजह से घर को तोड़ देते हैं, और फिर लोगों का कहना होता है कि
आजकल के छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करते। आप क्या सोचते इस बारे में? हमें जरूर बताइएगा। भाभी, आज आलू के पराठे बनाना नाश्ते में, फिर जिम जाना है मुझे। वाह, ये कैसा वर्कआउट हुआ? एक तरफ आलू पराठे, एक तरफ जिम। बन चुकी है ऐसे तो आपकी बॉडी। अरे भाभी, आपके हाथ के आलू के पराठे के आगे जिम क्या चीज है। 1 घंटा ज्यादा वर्कआउट कर लूंगा, पर पराठे तो खा कर ही जाऊंगा। अब जल्दी से बना दीजिए। ये जो आप मुझसे हर दिन पकवान बनवाते हो ना, इसका बदला मैं आपकी बीवी से चुन चुन कर लूंगी। आने तो दीजिए किसी को पहले, बदले आप बाद में लेते रहना। ऐसे ही हर समय दोनों की नोक झोंक चलती रहती है। तुम दोनों की रोज की कहानी खत्म हो गई हो तो और काम भी है रूबी। हाँ माँ जी, बस आ रही हूँ। वैसे माँ जी, आपने भैया की शादी का कुछ सोचा है? कब करनी है, किससे करनी है? अरे अभी कहाँ, उससे बात करो तो वो टाल जाता है, देखते हैं फिर। ये इतना जिम जाते हैं, कोई चक्कर तो नहीं है? हम तो लव मैरिज के लिए भी तैयार हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बात ये है कि कम से कम अपनी कास्ट की तो हो। हाँ ये बात तो सही है, इतना तो होना ही चाहिए। आप बोलो तो मैं बात करूं भैया से, पर फिर आपको भी हाँ करना पड़ेगा अगर वो अपनी ही कास्ट की हुई। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। मैं ही उगलवाती हूँ उनसे किसी दिन। पर माँ जी, फिर मुझे एक तोहफा चाहिए होगा आपकी तरफ से। हाँ भाई, ले लेना कुछ भी। अब रूबी अपने देवर से बात करने के लिए इंतजार करने लगती है। रात को जब वो फ्री होता है, रूबी उससे बात करती है। भैया, माँ जी आपके लिए लड़की देख रही है, आज मुझे भी दिखाए। हम दोनों को एक लड़की पसंद आई है। अरे अभी नहीं करनी मुझे शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। भैया उम्र तो सही है, इस उम्र में सेटल हो जाओगे तो सही रहेगा, दोनों साथ में घूमना फिरना। अच्छा, चलो देखेंगे। पर मुझे यही डर रहता है कि पता नहीं कैसी होगी, उसके और मेरे विचार मिलते होंगे या नहीं, सोच एक जैसी होगी या नहीं। पर भैया ऐसा कहाँ होता है, अपने जैसे सोच रखने वाले लोग कम ही मिलते हैं। और शादी जैसी चीज के लिए अब थोड़ी सी बातचीत में कुछ पता थोड़ी चलता है। किसी से बात करोगे, थोड़ा 2-3 दिन मिलोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, हमारी पसंद की एक लड़की से मीटिंग फिक्स करवा देती हूँ, क्या कहते हो? अरे नहीं भाभी, अभी नहीं। अब साफ साफ आप क्यों नहीं कह रहे, क्या चाहते हो? कोई पसंद है तो बताओ ना। हाँ भाभी, एक है तो जिम आती है, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने तो घर पर बता भी दिया है, वो तैयार है। तो साफ बात करिए ना भैया, क्या घुमा फिरा कर बोल रहे हैं तब से? मैं भी तो यही पूछना चाह रही थी, जो भी है आपकी पसंद मम्मी जी को बताइए, वो भी तैयार हैं। हैं? क्या सच कह रही हो भाभी? माँ तैयार हैं? तो मैं बोलता हूँ उसके घर वाले आकर बात कर लेंगे। भैया, मैं महंगा सा गिफ्ट लूंगी आपकी पसंद की शादी करवाने के लिए। अरे भाभी, आप जो बोलो, बस ये शादी हो जाने दो, पर जान भी हाजिर है। हाँ हाँ देखेंगे। चलिए, अब जब सामने आ ही गया है सच, तो बात पक्की ही समझो। कुछ ही दिनों में मनोज का रिश्ता अपनी पसंद की लड़की से तय हो जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। रूबी, अब तुम्हें ही सब संभालना है, इकलौती बहू हो तुम घर की, सारे नेक तुम ही करोगी। हाँ हाँ बिल्कुल, नेक तो करूंगी और साथ साथ हर नेक के शगुन के पैसे भी मैं ही लूंगी। बिल्कुल, उसकी तो मनाही है ही नहीं। ये सब तो होता रहेगा, पहले शॉपिंग लिस्ट बनाओ और खरीदारी चालू करो। अच्छी भारी साड़ियां लेना नई बहू के लिए। अगले दिन रूबी अकेले ही शॉपिंग के लिए निकल जाती है। सुबह से रात हो जाती है और जब रात को लौटती है तो शादी का कोई सामान नहीं होता, पर सबके लिए खाना होता है। अरे ये क्या है, ये शादी का सामान तो नहीं लग रहा। माँ जी, ये शादी का नहीं है, खाने का है। आज मैं सारी दुकानें घूम कर आई हूँ जहाँ से हम साड़ियाँ ले सकते हैं, और खाना इसलिए ले आई कि अब इतना थकने के बाद खाना तो मुझसे बनेगा नहीं, तो सब यही खा लो। बल्कि मैं तो ये कह रही थी, अब थोड़े दिन के लिए खाने वाली रख लेते हैं, शॉपिंग पर तो रोज ही जाना पड़ेगा अब। इनको बाई के हाथ का कहाँ अच्छा लगेगा। अरे खा लूंगा, कोई बात नहीं, शादी तक लगवा लो बाई। रूबी अपने कमरे में चली जाती है। चलो, सुबह शाम खाना बनाने से तो छुट्टी मिली, सारा दिन गर्मी में किचन में सड़ना पड़ता था, अब बस आराम। वो मस्त अपने कमरे में एसी चलाकर फोन चलाने लगती है। अगले दिन जब उठती है तो किचन में खाने वाली बाई चाय नाश्ता बना रही होती है। आ गई तुम गीता, बस अब रोज समय से आना, अच्छा अच्छा नाश्ता बनाना और खाने में नई डिशेस। तो तब तक जाओगी तुम मार्केट? हाँ, बस नाश्ता करके निकलती हूँ, आज साड़ियाँ ले आती हूँ। घर के काम से बेफिक्र रूबी मार्केट घूमने लगती है और खूब सारी साड़ियाँ ले लेती है। अरे इतनी साड़ियाँ, 21 साड़ियाँ, इतनी क्यों ली? कौन सा वो साड़ियाँ पहनेगी? मैंने तो 11 ही बोला था ना। माँ जी, आप बिना कमाल करती हैं। अब घर में देवरानी आएगी तो जेठानी पुरानी साड़ियों में घूमते हुए अच्छी लगेगी क्या? दोनों बहुएं नई नई साड़ियों में घूमेंगी तो अपने ही घर की इज्जत बढ़ेगी ना। एक दो ले आती, तुम अपने लिए 11 साड़ियां लाई हो। अरे माँ जी, आपके बेटे की शादी है, क्या आप भी एक एक साड़ी गिन रही हैं? अभी तो बहुत खर्चे होंगे, छोड़िए ये सब। ये देखिए, इसमें साड़ी मेरी नहीं है,
2-3 तो आपकी भी है ना। आप देखिए क्या कारीगरी है, क्या रंग है, कितना खिलेगा आप पर। रूबी अपनी सास को यहाँ वहाँ की बातों में उलझाकर साड़ियों की बात रफा दफा कर देती है। भाभी, साड़ियाँ हो गई हो तो आज मेरे कपड़े भी देख लो, मैंने छुट्टी लिया ऑफिस से। हाँ हाँ चलो, आपके साथ साथ मैं अपने भाई के भी कपड़े ले लूंगी। अच्छा, एक उसके भी लेने हैं, कोई रस्म होती होगी। हाँ हाँ भैया, वो एक होती है ना, अपनी बहन के देवर की तरफ से 5 सूट होते हैं। तो मैं सोच रही थी अब इतना छोटा है, सूट तो क्या ही देंगे, शर्ट्स पैंट्स ही ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मेरी पसंद की भी ले लीजिए। रस्म के नाम पर रूबी अपने भाई के कपड़े भी ले लेती है, जो कि होते भी नहीं थे। अगले दिन रूबी अपनी पूरी ज्वेलरी बिखेर कर बैठ जाती है। क्या हुआ, क्या सोच रही है? माँ जी कुछ नहीं, बस ये देख रही थी कब कब क्या क्या पहनूंगी। हाँ बेटा, अच्छे से तैयार हो ना तू भी, तू आखिर बड़ी बहू है घर की। बस, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी। आज तो देवरानी जी के लिए गहने खरीदे हैं ना। हाँ चलती हूँ आज मैं भी, खाने की टेंशन तो है नहीं, सब बन जाएगा। दोनों सुनार की दुकान पर जाती हैं। ये हार 5 लाख का है और साथ में कान के भी हैं। बहुत ही सुंदर है, पर और भारी दिखाइए, नई बहू आएगी घर में, हल्का तो मैं कुछ नहीं लूंगी। वाह, हमारे समय में ये 5 लाख वाला 1 लाख का मिल रहा था, तब सबको महंगा लग रहा था, और अब 5 लाख से भी महंगा लेने को तैयार है। इसके तो मजे हो गए, कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। माँ जी, हमारी तरफ एक रस्म होती है जिसमें जब नई बहू पहली बार चूल्हे पर काम करती है ना, उसे सोने का सेट दिया जाता है। हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो सबके यहाँ होती है। हाँ पर उसके साथ ना, उस घर की हर बहू को भी सेट दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, ये तो हमने कहीं नहीं सुना। माँ जी, इसके पीछे घर की इज्जत की बात ही तो है। अब लोग सोचेंगे कि बताओ, छोटी बहू को इतना दिया और बड़ी खाली गले खड़ी है। क्या सोचेंगे सबकी, छोटी के आते ही बड़ी को इग्नोर किनारे कर दिया। अब बताओ, अच्छा लगेगा क्या? बात तो सही कह रही है तू वैसे। चल तू भी ले ले, असल में तू उससे थोड़ा भारी ही लेना, तू बड़ी बहू है, घर की इज्जत का सवाल है। रूबी अपने लिए बहुत महंगा एक सेट ले लेती है और घर आकर कांच के सामने खड़ी हो जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। अब बस एक छोटी सी चेन की भी जरूरत है, अब वो आ जाए तो बात ही क्या है। इतने में दरवाजे पर कोई खटखटाता है। रीमा जी, रूबी जी, मैं हूँ। अपनी साड़ियाँ देनी है क्या ड्राई क्लीन के लिए? आ गई तुम? हाँ हाँ देनी है, रुक मैं माँ जी को भी लेकर आती हूँ। अरे ये तो थोड़ी हल्की साड़ियाँ हैं। माँ जी, रखिए रखिए ना, साड़ियों का काम खराब हो जाता है। हल्की भारी से क्या फर्क पड़ता है, एक बार करवा लेते हैं, रोज भी मेहमान आएंगे जाएंगे, अब थोड़े दिन में गीत शुरू हो जाएगी। हाँ ये भी सही है, चल सलोनी ले जा मेरी भी साड़ियाँ, अभी बहू आए भी नहीं, इतना खर्चा हो रहा है। नई बहू के साथ साथ पुरानी के बराबर खर्चे हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी 2 सूटेड बूटेड लोग आते हैं और घर का मुआयना करने लगते हैं। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए और घर को ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ जी मैंने बुलाया है, अब देवरानी के लिए ऊपर वाला कमरा रेनोवेट करवाना पड़ेगा ना, अलमारी कबर्ड ड्रेसिंग टेबल सब बनवाना पड़ेगा ना। अच्छा, वैसे तो सब ठीक ही है। माँ जी, वो मेरी जैसी सीधी सादी नहीं होगी, आजकल की लड़कियां एडजस्ट करने वाली नहीं होती है। मैं दिखाकर आती हूँ उसका कमरा इनको, देख लो जो समझ आए। अमित जब ऑफिस से आता है, वो देखता है उसके कमरे में ठोका पेटी चल रही है। अरे अपने कमरे में क्या चल रहा है, क्या हो गया? वो देवरानी का कमरा ठीक करवाना है ना, माँ जी ने बोला है, तो हाथ लगे अपना भी करवा लेते हैं। अब कोई घर पर आएगा तो कैसा लगेगा ना, कि नई बहू के महंगे इतना अच्छा कमरा है, नया नया, और लगता है पुरानी को किनारा कर दिया। अच्छा थोड़ी लगेगा, घर की इज्जत का सवाल है। अब तुम ही बताओ, कुछ गलत कर रही हूँ मैं? बात तो सही है, पर खर्चा बढ़ जाएगा ना, शादी का बजट गड़बड़ा जाएगा। रूबी, मैं भी यही सोच रही थी, पहले मनोज की शादी निपट जाती ना, उसके बाद कर लेते। आप दोनों पैसे बचाने में लगे हैं, मैं बस घर की इज्जत का सोच रही हूँ। मुझे क्या करना है, आप देख लो फिर करवाना है या नहीं। मैं तो यही सोचकर करवा रही थी कि घर की इज्जत पर आंच ना आए। वो अपनी आंखों में आंसू ले आती है। अरे बाबा, कर लो जो करना है, रोना तो बंद करो। माँ रहने दो, करवाने दो जो करवा रही है। रीमा भी चुप हो जाती है। शादी के दिन पास आने लगते हैं और करीबी मेहमानों का आना चालू हो जाता है। और एक दिन आती है सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान, रूबी की बुआ सास चमेली। अरे रीमा, क्या मुंह लटका कर बैठी है, तेरे बेटे की शादी है और रंगत की उड़ी हुई है। इतना खर्चा हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आगे का काम कैसे निपटेगा। अरे कैसी बातें कर रही है रीमा, बेटे की शादी है, खर्चा तो होगा ही। अरे जीजी, आप समझ नहीं रहे,
नहीं तो अभी आई भी नहीं है, उसका तो जो होगा वो होगा। रूबी का इतना खर्चा हो रहा है, जमकर खरीदारी चल रही है उसकी, रस्मों के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर रही है। रीमा फिर चमेली को पूरी बातें बताती है। रस्मों के नाम पर जो भी रूबी ने लिया है, खरीदा है, कुछ भी नहीं होता। बातों में उलझाकर तुझे उल्लू बना रही है। हाँ, मुझे भी लगा तो था, मैंने बोला तो अमित बीच में बोल पड़ा। अब फिर मैं क्या करती। चल तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ इसे। चमेली रूबी को आवाज लगाती है। हाँ तो बड़ी बहू, कैसे चल रही है देवर की शादी की तैयारियां? बहुत काम हो जाता होगा ना? बुआ जी बस पूछिए मत, इतना काम है, घर का बाहर का, फुर्सत ही नहीं मिलती। चल आज चलती हूँ मैं तेरे साथ, तेरे को मदद हो जाएगी। आप आप क्या करेंगी? आज वैसे कुछ है नहीं बाहर का। अच्छा, तो फिर रसोई में लगना होगा तुझे। नहीं, रसोई का भी कुछ खास काम नहीं है, बाई है ना, वो संभाल लेती है रसोई। तो ऐसा कर, उसको बोल एक तो मेरे लिए चाय नाश्ता कर दे और फिर तू बैठ मेरे पास, कुछ देना है। रूबी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, जैसे कि उसको फिर से कुछ नेक में पैसे या सेट मिलने वाला है। वो भागकर रसोई में जाती है और बुआ जी के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाने के लिए बोलती है और फिर बड़ी खुशी खुशी आकर उनके पास बैठ जाती है। बुआ जी पर्स में हाथ डालती है। रूबी की धड़कन तेज होने लगती है कि कुछ मिलने वाला है। ये ले मेहंदी के कोन, आज जब तेरे पास कोई काम नहीं है, सबको मेहंदी लगा दे। रूबी जैसे काटो तो खून नहीं। पर मेहंदी वाली आती होगी। नहीं नहीं, ये तो रस्म है। अरे रीमा, तूने बताया नहीं, हमारे यहाँ बड़ी बहू ही सबको मेहंदी लगाती है और फिर सबको 1000 रुपए देती है। है? ये कैसी रस्म है? जब मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें सवाल जवाब क्यों करना, चुपचाप करती क्यों नहीं हो? ये सुनकर रूबी के हाथ पैर फूल जाते हैं। एक तो इतने लोगों को मेहंदी लगाओ और फिर पैसे भी खुद ही दो। शाम होते होते उसके 10-12 हजार खर्च हो जाते हैं और कमर बिल्कुल टूट जाती है। आज अच्छी फंसी मैं। जल्द ही मनोज की शादी हो जाती है और शादी के बाद की रस्में चल रही होती है। अंगूठी ढूंढने वाले रस्म के समय चमेली बोलती है। अरे रूबी, ला अपनी कोई अंगूठी दे। पर मेरी तो सारी हीरे की है, बहुत महंगी है। अरे हद करती है तू, तेरे प्यारे देवर की शादी की रस्म है, तू पैसे के बारे में सोच रही है? चल निकाल निकाल। रूबी अपनी महंगी अंगूठी देनी पड़ती है। बस आंसू उसकी आंख तक आते आते रुक ही जाते हैं, पर उसे अंगूठी निकाल कर देनी ही पड़ती है। और होता ये है कि उस गेम में उसकी देवरानी जीत जाती है, तो अब अंगूठी मीता की ही हो जाती है। हाँ मीता बेटा, अब ये तुम्हारी हुई, कोई नहीं मांगे तो देना, बिल्कुल नहीं वापस, ये तो तुम्हारा नेक हुआ। रूबी को जैसे काटो तो खून नहीं। सारे रस्म वगैरह खत्म होते हैं और मीता की पहली रसोई का दिन आता है। रूबी, तुम वो सेट पहन लेना जो तुमने लिया था इसके साथ। हाँ माँ जी, बिल्कुल पहनूंगी। अच्छा, ये सेट 1 लाख के आसपास तो होगा। हाँ बुआ जी, वो तो हमारी तरफ की रस्म का था, इसलिए लेना पड़ा, वरना मुझे क्या करना था। हाँ, रस्म तो रस्म ही होती है। अब इस घर की रस्म ये होती है कि जितने का जेठानी ने पहना होता है, उसका दुगना उसे देवरानी को देना पड़ता है। अब तुम्हारे पास होगा ही, तो 2 लाख का सेट वो दे दो मीता को। 2 लाख का इसे दे दूं? रस्म है रस्म। बुआ जी, इससे अच्छा तो मैं यही वाला इसे दे देती हूँ, मेरा नेक समझ कर रख ले। वो बड़े बेमन से अपना सेट उतारकर मीता को देती है। चमेली भाप जाती है कि रूबी के होश उड़े हुए हैं देकर, और रीमा को मजा आ रहा होता है। अरे एसी किस कमरे में है? अभी तो बस रूबी के ही कमरे में है, मीता में अब लगेगा। हाँ तो मैं एसी वाले कमरे में ही रहूंगी, हमारे तो पूरे घर में लगा है, मैं बिना एसी के नहीं रह सकती। वो अपना सारा सामान रूबी के कमरे में रख देती है। ये लो, बस यही रह गया था। इतनी प्लानिंग करके अपने कमरे में एसी लगवाई थी, अब पता नहीं सोने को मिलेगा या नहीं। बुआ जी तो 1 महीने से पहले जाने वाली नहीं है। चमेली अब उसी कमरे में जमकर बैठ जाती है और बस रूबी के चेहरे को पढ़ती रहती है। इसको लगा यही एक शानी है इस घर में, मैं 1.5 शानी हूँ, इसे पता नहीं। अपनी सीधी सादी सास को तो चला दिया इसने, मुझसे पार नहीं पा पाएगी। माँ जी ने अच्छा फंसाया है मुझे, कितने मजे से मेरी ऐश हो रही थी। देवर की शादी में भाभी की तो ऐश होती ही है, माँ जी ने सब अरमानों पे पानी फेर दिया, लेने के देने पड़ गए। अरे मीता, कुछ चाय वगैरह मिलेगी या नहीं? अरे वो क्यों बनाएगी, बाई को बोलना। जब हम आए थे तो आते ही हमें काम पर लगा दिया था सबने, अब देखो छोटी बहू को अपनी जगह से हिलने भी नहीं दे रहे हैं। देवर की शादी में ऐश करने का सपना रूबी का सपना ही रह जाता है।